तो इसे मुझे ज़रूर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल साहब, ये पूरे 200 पेज की किताब है। इसमें पूरी 10 कहानियाँ हैं जो कि ओरल स्टोरी पर बेस्ड हैं, और लेखक ने खुद उस जगह पर जाकर इस कहानियों को लिखा है, और यहाँ तक कि उन जगहों के नाम और वहाँ के व्यक्तियों के नाम भी। मुझे ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि आज भी ऐसे लेखक हैं जो अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर अपने कहानियों को नया रंग और रूप दे। और फिर मैं वो किताब लेकर इनकमरी रूम की ओर चला आया। मैंने विंडो से देखकर आवाज़ दी, सर ये एक्सप्रेस नंबर 1432 भुज बरेली कितने नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी? प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर, ठीक 11:50 पर आएगी। उसकी बात सुनकर मैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ बढ़ गया। वहाँ पहुँचकर देखा तो यहाँ की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बहुत कम थी। मैं वहाँ सामने लगी कुर्सी पर बैठ गया। सामान के नाम पर एक छोटा बैग था, वो मैं नीचे रखा और मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 6:50 हो गया था। अभी मेरी ट्रेन को आने में पूरे 5 घंटे थे। तो मैंने वो कहानी खूब कदमों की आहट पढ़ने लग गया। मैं हर एक कहानी को पढ़ने में व्यस्त हो गया। तभी मेरे मन में एक ख्याल आया कि इस किताब के साथ एक कप कॉफ़ी का होता तो कितना अच्छा होता। मेरा नसीब अच्छा था कि चाय वाला खुद वहाँ से जाता दिख गया। मैंने उससे कॉफ़ी ली और जैसे ही किताब पढ़ने लगा, मैं पढ़ता ही गया और पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक जोर की भूख लगी है। मैंने जैसे ही घड़ी में देखा तो 10:30 हो चुके थे। ओहो, मुझे ये किताब पढ़ते हुए 3.5 घंटे हो गए। वाकई ये किताब नाजवाब है। अभी तो ये आधी हुई है। मुझे भूख नहीं लगी होती तो आज मैं बिना पूरी किए उठने वाला नहीं था। खुद में ही बड़बड़ाते हुए मैंने अपनी किताब को बैग में रखते हुए जैसे ही मेरी नज़र उस प्लेटफॉर्म पर गई, तभी मेरे कान में आवाज़ आई, साहब मुझे अपनी बेटी से मिलने के लिए अगली ट्रेन से ही जाना है। मैं स्टेशन पर आई तो किसी ने मेरे पैसों पर हाथ साफ कर दिया। अब मेरे पास किराया तो दूर की बात है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो बोलो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं। साहब मेरे तो कुछ समझ नहीं आता। मैं अकेला रहता तो वहाँ जाने का कुछ कर लेता, पर इस बच्चे और पत्नी के साथ कहाँ जाऊँ? मैंने इस तरह के बहुत सफ़र किए और रेलवे स्टेशन पर यह सब होता रहता है। मैंने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जो परिवार के नाम पर लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और मोटी रकम लेते हैं। उस व्यक्ति की उम्र 45 साल के आसपास थी। मैंने उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फिसलना उचित नहीं समझा। तभी उस व्यक्ति ने अपनी दूसरी चाल चली और मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, माही बाप आप मेरी मदद कर दीजिए। यदि आप मुझे कुछ नहीं देना चाहते तो बेशक कुछ मत दीजिए, पर इस छोटे से बच्चे के लिए कुछ इंतजाम कर दीजिए। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, पूरा दिन रोता रहा। अब मुझसे इसकी हालत देखी नहीं जाती। मैंने देखा कि उस व्यक्ति के पीछे एक घूंघट में महिला खड़ी थी और अपनी छाती से बच्चे को लगाया हुआ था। बच्चे का चेहरा सांवला पड़ चुका था और ऊपर से काजल की काली माँ और फैली हुई थी। उम्र में 40 के आसपास की औरत लग रही थी। वो मुझको आस भरी नज़रों से देख रही थी। इस तरह के नज़ारे मेरे लिए नए नहीं थे। इस तरह के नज़ारे मैंने कहीं देखे थे। औरत की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। मेरे अंतर्मन से आवाज़ आई कि इस बेफालतू की बातों में मत पड़ो। मैंने खुद को देखा और मैंने खुद को समझाया और अपना बैग उठाकर वहाँ से चल पड़ा। इस वक्त पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे थे। भूख ने मेरा बेहाल कर रखा था। मेरी नज़र एक सामने समोसे तलते हुए व्यक्ति पर पड़ी और उसके साथ ही अच्छी खासी लोगों की भीड़ लगी हुई थी। समोसे, वो भी गर्मा गर्म। भला ये सब देखकर किसको आनंद ना आए। मैं भी अपने कदमों को रोक नहीं पाया और उसके स्टॉल की तरफ कदम बढ़ा चला और उसका एक सहायक लोगों से पैसे लेकर समोसे बांट रहा था। जैसे ही उसने मुझे अपनी तरफ आते देखा, वो चिल्लाने लगा, 10 के 3, 10 के 3, जल्दी ले लो भाई गर्मा गर्म समोसे। मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा और कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने लगा, उसने मेरे हाथों में 3 समोसे रख दिए। समोसे इतने गर्म थे कि मुझे अपने दूसरे हाथ का सपोर्ट लेना पड़ा। मैं कुछ बोलने वाला था उससे पहले ही वो बोला, अरे साहब जल्दी करो और पैसे खुले ही देना। उसकी बातों से मैं काफ़ी सरप्राइज था। मैं समोसे उसके स्टॉल पर रखते हुए बोला, अरे मुझे समोसे क्यों दे रहे हो?
मैंने तुमसे समोसे कब मांगे? अरे साहब, तो क्या यहाँ समोसे तलने आए हो? उसका इस सवाल का जवाब सुनकर मैं दंग रह गया। उसको हर सवाल का जवाब पहले से ही तैयार था। मैंने पूछा, मुझे रेलवे की कैंटीन का पता पूछना था। मुझे नहीं पता, आगे पूछ लो। उसने मुझे 2 शब्दों में जवाब दिया। मैंने उससे आगे पूछा, अरे यार, रेलवे पर रेलवे की कैटरिंग तो होती है ना? धंधे का टाइम है साहब, टाइम खोटी मत करो। वो इस समय समोसे बेचने में इतना व्यस्त था कि उसने मेरा जवाब देना उचित नहीं समझा। दिल्ली और मुंबई में टाइम का मतलब पैसा होता है। जिसने जितना टाइम खोटी किया उसका उतना पैसे का नुकसान हुआ। समझो, बड़े बड़े शहरों में लोग कम पढ़े हुए भी पढ़े लिखे से ज़्यादा पैसे कमाने की क्षमता रखते हैं। मैंने उससे बहस करना सही नहीं समझा और अपनी जल्दी भूख शांत करने की सही समझा। मुझ में एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी कि मैं नाश्ता और खाना खाने में रोटी और चपाती खाना ही पसंद करता हूँ। मैं उसकी जगह समोसे या उल फजूल चीज़ें नहीं खाना पसंद करता। ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल खाना पसंद नहीं है, लेकिन उसके लिए मैंने एक टाइम फिक्स कर रखा है। मैं तली हुई चीज़ें तभी खाता हूँ जब मैं दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया हुआ हूँ। मैं वहाँ से थोड़ी दूर गया तो मुझे वहीं वो बुक स्टोर दिखा जहाँ से मैंने वो कहानी की किताब ली थी। मैंने उस व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा, यहीं थोड़ी आगे राइट में ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते ही आपको वहाँ पे कैटरिंग मिल जाएगी। जिसने मुझे कैटरिंग का पता दिया वो कोई और आदमी था, क्योंकि जब मैंने यहाँ से किताब ली तो वो व्यक्ति अब कहीं आसपास नहीं था। शायद टाइम चेंज होने की वजह से कोई दूसरा व्यक्ति आ गया। अब आप सबको ये लग रहा होगा कि मैंने रेलवे कैटरिंग में जाकर ये खाने का निश्चय क्यों किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में हर रेलवे स्टेशन पर रेलवे कैटरिंग होती है। यह कैटरिंग इंजन रेलवे की होती है। यहाँ पर खाने की गुणवत्ता अति उत्तम होती है। साथ ही यहाँ पर खाना कम कीमत पर मिल जाता है। तो आगे की कहानी आपको मिलेगी अगले एपिसोड में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।